हाय गाइज, आई एम राजन पांडे और आप देख रहे हैं शेक्सपियर क्लासेस को, जो कि बिहार में अच्छे कोचिंग संस्थानों में से एक है। और इसका प्रमाण है हमारा हर साल का बेहतर से बेहतर रिजल्ट। जैसे आप इस साल का इंटरमीडिएट का रिजल्ट देखें तो हमारे साथ जो यहाँ पे फोटो में है, जिनको मैं मिठाई खिला रहा हूँ, ये है धीरज कुमार। इन्होंने बिहार इंटरमीडिएट रिजल्ट 2020 में 9वें स्थान को हासिल किया। इनका कुल प्राप्तांक है 466 अंक और बिहार के टॉप 10 पे ये 9वें स्थान पे काबिज हैं। इनके साथ साथ सैकड़ों विद्यार्थियों ने अच्छे मार्क्स लाकर बिहार का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। ये मेरे साथ जो फोटो में दिख रहे हैं, ये है मंटू कुमार और ये 2019 में 446 अंक लाकर हमारे कोचिंग और क्षेत्र का नाम रोशन किया और ये जिला टॉपर थे। जहां तक मैट्रिक का सवाल है, 2020 में अमन कुमार ने 449 अंक लाकर तथा 2019 में विकास कुमार पांडे ने 442 अंक लाकर बिहार का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। इनके साथ साथ अनेकों विद्यार्थियों ने 85% या इससे अधिक अंक लाकर हमारे क्षेत्र का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। अगर सबका नाम का वर्णन करूंगा तो अधिक समय लग जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल शेक्सपियर क्लासेस। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और 10th क्लास के जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं आप उसको अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं परिवहन, उसका आज ये तीसरा पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं इसके बाद का चैप्टर है उत्सर्जन, एक्सक्रेशन, है ना, उसको पढ़ाने के बाद मैं इसका क्वेश्चन दूंगा आपको करने के लिए, या फिर मैं क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं चैप्टर की तरफ। तो आज हम लोग को पढ़ना है दोहरा परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो इसके पहले दोहरा परिसंचरण तंत्र पढ़ने के पहले आपको मैं रिमाइंड करा दूं कि इसमें बात आएगा हृदय की, है ना, हार्ट की। और हृदय के बारे में मैं आपको पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो हार्ट के बारे में कम से कम आपको कुछ ना कुछ पता होना ही चाहिए। ठीक है, उसमें अलिंद होता है कितना और निलय कितना होता है ना। तो 2 अलिंद होता है और 2 निलय होता है, आपको तो पता ही है। ठीक है, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद ये ही दोहरा परिसंचरण तंत्र आपको समझ में आएगा। तो सपोज कर लेता हूँ कि आपको पता है हार्ट के बारे में, तो चलते हैं पढ़ते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। तो दोहरा परिसंचरण तंत्र में होता क्या है कि परिवहन के चक्र को, है ना, परिवहन के एक चक्र को पूरा करने में रक्त को हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। ठीक है, जो परिवहन होता है ना, तो अभी मैं आपको डायग्राम से बाद में समझाऊंगा। तो होता क्या है कि परिवहन का मतलब क्या हुआ, ब्लड सर्कुलेशन। पूरे शरीर में शुद्ध और अशुद्ध 2 तरह का खून फैलता है, शुद्ध और अशुद्ध। अब ये शुद्ध खून क्या है? शुद्ध रक्त वह रक्त है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ठीक है, शुद्ध रक्त वह रक्त है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है। और अशुद्ध रक्त वह है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बात आई समझ में? तो शुद्ध और अशुद्ध रक्त शरीर में फैलते हैं, तो इसको परिवहन कहते हैं। तो इसको एक चक्र कहा जाता है। ठीक है, तो परिवहन के एक चक्र को पूरा करने में रक्त को हृदय से कितने बार गुजरना पड़ता है? 2 बार गुजरना पड़ता है। इसी परिवहन को हम लोग दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, तो पूरे शरीर में रक्त, शुद्ध और अशुद्ध रक्त को फैलने के लिए हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। जैसे मान लो कि जिस दरवाजे से आप घर में एंट्री करेंगे उसी दरवाजे से वापस भी तो आएंगे। अगर कोई दूसरा दरवाजा नहीं है तब की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो जिस दरवाजे से आपने एंट्री मारी है उसी दरवाजे से वापस भी आएंगे। तो घर में आए और गए तो 2 बार हो गया। इस दरवाजे से आना जाना कितने बार हो गया? 2 बार हो गया। वैसे ही परिवहन के साथ भी होता है। तो पूरे शरीर में रक्त को फैलने के लिए हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब देखिए, शुद्ध रक्त जो होता है, अभी मैंने आपको बताया शुद्ध रक्त क्या होता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त, जिस रक्त में ऑक्सीजन होता है। ठीक है,
तो शुद्ध रक्त हृदय के बाएं आलिंद और बाएं निलय से शरीर में महाधमनी के द्वारा प्रवेश करता है, जबकि अशुद्ध रक्त हृदय के दाएं आलिंद और दाएं निलय से फेफड़े में महाशिरा के द्वारा शुद्ध होने के लिए आता है। ठीक है, बात आई समझ में? यहाँ पे ये बात आपको समझना जरूरी है कि जो शुद्ध रक्त होता है, जैसे शुद्ध कब होगा, जैसे आप सांस लिए, ठीक है, अब जब सांस लेंगे तो कौन सा गैस आप लेते हैं? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आपने लिया तो वो फेफड़ा में जाता है और फेफड़ा से हृदय में चला जाता है ना, फेफड़ा से हृदय में चला जाता है। तो और फिर हृदय से वो खून में मिल जाएगा, तो वो खून कैसा हो जाएगा? शुद्ध खून हो जाएगा। फिर जब पूरे शरीर में वो खून फैल जाएगा तो अब वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ा में आएगा। तो जिस खून में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो होता है अशुद्ध रक्त। ठीक है, तो जो शुद्ध रक्त होता है वो बाएं अलिंद और बाएं निलय से शरीर में फैल जाता है महाधमनी के द्वारा, और दाएं अलिंद और दाएं निलय से अशुद्ध रक्त हृदय में आता है शुद्ध होने के लिए। ठीक है, चलो इसको डायग्राम से समझते हैं। देखो ऊपर क्या है? फेफड़ा है ना। ऊपर मान लेते हैं कि ऊपर क्या है? फेफड़ा है। फेफड़ा से रिलेट करता है ये फुफ्फुस शिरा, उसके बाद ये है बायां अलिंद, और फिर ये है बायां निलय, और ये है आपका महाधमनी। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये है महाधमनी। ठीक है, और तो होता क्या है कि जैसे ही खून आया, यहाँ पे फेफड़ा है, ठीक है, तो आपने ऑक्सीजन लिया, फेफड़ा में गया, और फेफड़ा से फुफ्फुस शिरा के द्वारा, फुफ्फुस शिरा के द्वारा खून कहाँ चलाएगा? इसमें चलाएगा, कहाँ? बायां अलिंद में। ये जो जिस पाइप का रिलेशन किससे है? बायां अलिंद से है। ठीक है, फुफ्फुस शिरा, ऊपर फेफड़ा है। ठीक है, समझो बात को। ऊपर फेफड़ा है, फेफड़ा में ऑक्सीजन आया और वो ऑक्सीजन युक्त रक्त फुफ्फुस शिरा के द्वारा कहाँ चलाएगा? यहाँ पे महाधमनी बाएं अलिंद पे आ जाएगा। फिर बाएं अलिंद से वो खून कहाँ चलाएगा? बाएं निलय में आ जाएगा। फिर यहाँ से टर्न करके वो महाधमनी से आएगा और फिर इधर से पूरे शरीर में फैल जाएगा। ठीक है, ये शरीर के विभिन्न भाग है मान लो, तो पूरे शरीर में फैल जाएगा। फिर पूरे शरीर से यहाँ पर खून आएगा, फिर ये महाशिरा से होते हुए कहाँ जाएगा? दायां निलय, और फिर दायां निलय से दायां अलिंद, और फिर यहाँ से शुद्ध हो जाएगा। फिर यहाँ से ऐसे ये चक्र चलते रहता है। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। बात आई समझ में? तो फेफड़ा में ऑक्सीजन युक्त रक्त बायां अलिंद, और फिर बायां अलिंद से बायां निलय, फिर महाधमनी से पूरे शरीर में फैल जाएगा। फिर पूरे शरीर से महाशिरा से खून आएगा, दायां निलय से दायां अलिंद, और फिर यहाँ पे फेफड़ा में चला जाएगा फुफ्फुस धमनी के द्वारा। ठीक है, तो ये दोनों अपवाद है, फुफ्फुस शिरा और फुफ्फुस धमनी। आगे अपवाद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या अपवाद है। ठीक है, चलते हैं आगे। रक्त वाहिनियां। तो रक्त वाहिनी किसको कहते हैं? तो जिससे रक्त का प्रवाह होता है ना। ये पतली पतली नलिकाएं होती है, कुछ पतली होती है, कुछ मोटी होती हैं। तो रक्त को प्रवाहित करने के लिए जो नलिकाएं होती हैं उसको हम लोग कहते हैं रक्त वाहिनियां, और ये शरीर में 3 प्रकार की होती हैं। तो पहला जो प्रकार है वो है धमनी का, आर्टरीज। ठीक है, ये शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर में फैलाती है। तो आपने पीछे महाधमनी के बारे में पढ़ा था ना, महाधमनी। ठीक है, तो जो महाधमनी है वो पूरे शरीर में शुद्ध रक्त को फैलाता है। तो महाधमनी मतलब वो बहुत मोटा होता होगा और फिर वो बहुत बड़ा होता होगा, ऐसा ही नाम है। तो धमनी जो है ये शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर में फैलाती है, और इसकी दीवारें बहुत मोटी होती हैं, और इसमें कपाट नहीं होता है। कपाट मतलब इसमें कोई दरवाज़ा नहीं होता है खून को रोकने के लिए। अंदर से नस में कोई भी दरवाज़ा नहीं होता है, या फिर कोई भी ब्रोकरेज नहीं होता। जैसे मान लो कि ये नस है, तो इसमें कहीं पे भी ब्रोकरेज नहीं होगा खून को रोकने के लिए, आराम से खून चलता ही चला जाएगा। ठीक है, तो ये धमनी हो गई। तो इसको सिंपल भाषा में समझ लीजिए। देखो आपके शरीर में जो भी मोटी नस होगी वो धमनी होगी। ठीक है, अब अपवाद ये है कि फुफ्फुस धमनी, ये फुफ्फुस धमनी है। धमनी तो नाम है लेकिन ये अशुद्ध रक्त को हृदय में लाती है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, ये धमनी तो है, फुफ्फुस धमनी नाम है। अभी आपने पढ़ा कि धमनी शुद्ध रक्त को हृदय में फैलाती है, हृदय से पूरे शरीर में फैलाती है। तो ये धमनी तो है फुफ्फुस धमनी, लेकिन ये अशुद्ध रक्त को हृदय में लाती है। ठीक है, तो इसलिए ये अपवाद है। दूसरा नंबर है शिराएं।
ये अशुद्ध रक्त को शरीर से हृदय में लाते हैं। ठीक है, ये अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर से हृदय में लेके आएगी। जबकि अभी जो मैंने पीछे धमनी बताया, यहाँ पे जो मैंने आपको धमनी बताया, धमनी शुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर में लेके जाती है, जबकि शिराएं अशुद्ध रक्त को शरीर से हृदय में लाती है। और इसकी दीवारें पतली होती हैं और इसमें कपाट होता है, मतलब खून को रोकने के लिए। खून अगर एक बार आगे बढ़ गया तो फिर पीछे नहीं जा सकता है शिरा में। ठीक है, तो ये अंतर है, 3 अंतर है। अपवाद है इसके साथ फुफ्फुस शिरा, ये शुद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय में लाती है। शिरा तो है, शिरा का काम क्या है, अशुद्ध रक्त को लाना ना, लेकिन ये शुद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय में लेके जाती है। सो दिस इज एक्सेप्शन। ठीक है, और तीसरा जो है वो है कोशिकाएं। ये बहुत पतली पतली कोशिकाएं होती हैं, और ये नलिकाएं होती हैं, बहुत पतली पतली होती हैं, और शरीर में ये वहां पे पहुंचती हैं जहाँ पे धमनी और शिराएं नहीं पहुंच पाती हैं, या फिर ये धमनी और शिराओं का ही बहुत पतला पतला ब्रांच होता है। ठीक है, जैसे एक जड़ का, पेड़ का जो जड़ होता है वो बहुत सारी ब्रांचों में बटा होता है, वैसे धमनी शिरा का भी बहुत पतला पतला ब्रांच होता है, पूरे शरीर में फैला होता है। ठीक है, तो इनसे होकर क्या क्या फैलता है, ऑक्सीजन फैल सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी उत्सर्जी पदार्थ होगा यानी बेकार पदार्थ होगा, ये सभी रक्त में जाते हैं या फिर आते रहते हैं। ठीक है, इन कोशिकाओं से। क्लियर है? अब हमको पढ़ना है लसिका के बारे में, लिम्फ। तो लसिका जो है वो WBC युक्त रक्त प्लाज्मा है। प्लाज्मा के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि खून का जो ये लिक्विड पार्ट होता है प्लाज्मा, और इस प्लाज्मा में अगर WBC मिल जाता है तो हम कहेंगे कि वो लसिका है। ठीक है, और इसका रंग हल्का पीला होता है क्योंकि इसमें RBC नहीं पाया जाता है, रेड ब्लड सेल नहीं पाया जाता है, या फिर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। अगर इसमें हीमोग्लोबिन होता तो ये भी क्या होता तो ये भी लाल होता, जैसे कि हमारा खून लाल होता है, लेकिन ये लाल नहीं होता, ये हल्का पीले रंग का होता है क्योंकि इसमें WBC पाया जाता है। अच्छा, आपने देखा होगा कभी कट जाता है तो हल्का सा पानी टाइप का कुछ बूंद निकलता है पहले या फिर बाद में निकलता है ना, तो वही पानी टाइप का जो निकलता है वो लिम्फ है, यानी लसिका है। तो लसिका का परिभाषा अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? आप ये बताएंगे कि WBC युक्त प्लाज्मा को लसिका कहते हैं। ठीक है, और WBC मतलब वाइट ब्लड सेल। इसका रंग हल्का पीला होता है, और इसे हम लोग ऊतक द्रव भी कहते हैं क्योंकि ये ऊतकों में परिवाहित होते रहता है। शरीर का जो भी कोशिकाओं का ऊतक है वो उसी में के बीचों बीच तैरते रहता है, इसलिए हम लोग इसको ऊतक द्रव कहते हैं। और तैरने का कारण यह है कि ऑक्सीजन, पचे हुए भोजन तथा हार्मोन्स या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये विसरित करते रहता है ऊतकों में, है ना, इसी वजह से हम लोग इसको ऊतक द्रव कहते हैं। तो अब अगर अंतर पूछा जाए कि रक्त और लसिका में क्या अंतर है, तो आप ये बताएंगे रक्त लाल होता है और लसिका हल्का पीला रंग का होता है। ठीक है, ये हर ऊतक में नहीं जा पाता है और प्रत्येक ऊतक में जाता है। इसमें RBC पाया जाता है, इसमें WBC पाया जाता है, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि इसमें RBC, WBC, प्लेटलेट सब पाया जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ WBC पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, अंतर एग्जाम में भाई कई बार पूछा हुआ है। आगे चलते हैं और रक्तचाप के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर के बारे में सबने सुना ही होगा, किसी न किसी के घर में ब्लड प्रेशर होता ही है। तो ये इसको कहते क्या है, तो देखो थोड़ा सा टेक्निकली इसको समझते हैं। हृदय के द्वारा रक्त पर महाधमनी में दबाव लगाना रक्तचाप कहलाता। अभी पीछे मैंने महाधमनी के बारे में बताया था, इतना बड़ी जो लंबी नलिका थी, तो धमनी से ही ना पूरे शरीर में शुद्ध रक्त फैलता है। तो और हृदय का काम क्या है, हृदय तो पंप करता रहता है, धड़कते रहता है, तो हृदय पंपिंग करता है खून को पूरे शरीर में फैलाने के लिए। अगर खून पे दबाव नहीं डलाएगा तो पूरे शरीर में खून कैसे पहुंचेगा, उसको तो धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते ही साल भर लग जाएगा। तो हृदय जो है ना वो पंप करता है खून को, है ना, कि आगे की ओर बढ़े। तो हृदय के द्वारा रक्त पर महाधमनी में जो दबाव लगाया जाता है, रक्त पर, हृदय के द्वारा जो रक्त पर दबाव बनाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर इसको सिंपल भाषा में समझना हो तो यहाँ पे है, रक्त प्रवाह पर हृदय के द्वारा लगाया गया दबाव रक्तचाप कहलाता है। तो आप
दोनों में से कोई भी परिभाषा याद कर सकते हैं, है ना, ये नहीं तो ये। तो रक्त पर हृदय अगर दबाव लगाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर कहेंगे। एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg, यानी मिलीमीटर पारा के बराबर होता है। अब इसमें 120 क्या है, 120 जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर है। सिस्टोल आप लोगों ने पढ़ा होगा, हृदय जब संकुचित होता है तो उसको हम लोग कहते हैं सिस्टोल। तो हृदय जब संकुचित होगा ना तो खून पे कितना प्रेशर लगेगा, 120 mmHg का प्रेशर लगेगा। और जब डायस्टोल होगा तो 80 mmHg का प्रेशर लगेगा, यानी शिथिलन होगा तो, ठीक है। सो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना हो गया, 120/80 mmHg, जिसमें 120 सिस्टोलिक प्रेशर और 80 डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि ब्लड प्रेशर मापा किससे जाता है। तो बीपी जो है वो स्फिग्मोमैनोमीटर से नापा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो रक्तचाप स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है, और अगर उच्च रक्तचाप हो जाए तो हाइपरटेंशन की शिकायत हो जाती है और इससे हृदयघात यानी हार्ट अटैक का खतरा रहता है, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव है, ये तो बहुत बार पूछा गया है कि रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, और फिर उच्च रक्तचाप को क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं, या फिर उच्च रक्तचाप जब हो जाता है तो किस चीज़ का खतरा होता है, हृदयघात का खतरा होता है। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो आपने ये फिगर बनाना है ना, ये फिगर आप लोगों ने बना लीजिए, आप लोगों को बनाना है, कॉपी में अच्छे से बना लीजिएगा। ये 3 या 4 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है। दोहरा परिसंचरण तंत्र, अगर पूछा जाए कि दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है तो आप ये डिस्क्रिप्शन लिखिएगा और उसके बाद से आप ये फिगर बना दीजिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा। जो भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखें, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।